साथियों नमस्कार। अगर आप बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड के एग्जाम तक कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? वो थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु व झेलम के बीच क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो था चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन ओनली वन क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार। अगला प्रश्न है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है? दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। कितना है? 71%। सूर्य क्या है? तो आप सभी को पता है कि सूर्य क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर का जो ऊपरी सतह है जिस पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर और एफ.एस. ग्राउसे और एक, ये सब क्या थे? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो ये कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। किसने? मैडम भीखाजी कामा ने। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर क्या है? आधारित है। किस पे? शक संवत पे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? वो था एडवर्ड लुटियंस। कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो ये था रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। किसके कार्यकाल? रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापा जाता है? तो ये बिट में क्या होता है? मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? तो 1 KB होता है। क्या होता है? 1 KB होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी प्रोग्राम में बग
क्या होता है? तो बग एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ये स्टोरेज से संबंधित है। क्या? मेमोरी शब्द। अगला प्रश्न है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है होम पेज। आप देखते होंगे क्या कहा जाता है? इसे होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो यह है सन माइक्रोसिस्टम। नेक्स्ट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, जो वाराणसी से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो ये आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात की तटरेखा सबसे क्या है? लंबी है। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये है आपका चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो याद रखिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना है। कौन है? यमुना। अगला प्रश्न है आपका कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, लोनार झील किस प्रकार का झील है? एक क्रेटर झील है। नेक्स्ट है आपका, उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो वो लोनार झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो है चो लहामू झील। कौन है? चो लहामू झील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो वो है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती है? तो ये वायु क्रिया द्वारा निर्मित झीलें मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। नेक्स्ट, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो इसके मध्य हुसैन सागर झील क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न था, वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो वेमनाथ झील केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, वेमनाथ झील में कौन सी द्वीप स्थित है? तो वेमनाथ झील में वेलिंगटन द्वीप क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-47A। ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है। कौन सी झील है? लैगून झील है। अगला प्रश्न है, केबुल लामाजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो ये लोकटक झील में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कैसे पानी का झील है? तो ये खारे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है आपका कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? ये एक लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता ने की थी। किसने की थी? अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो है ग्राम सभा और पंचायत। कौन है? ग्राम सभा और पंचायत। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है, तो ये राज्य सरकार पे किस में निर्भर करता है? राज्य सरकार पे। नेक्स्ट है, खंड स्तर पर पंचायत समिति है, तो यह है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है, तो यह है राज्य सूची में। किस सूची में है? राज्य सूची में है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? यह भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन भाषा है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है? तो वहाँ पे जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो आपका कितना है? वो 6 भाषाएं हैं। वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है? ये जैतून की शाखाओं का क्या है? प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 193 हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? तो वीटो का विशेषाधिकार क्या है? उन्हें प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो ये नीदरलैंड हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो ये महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। अगला जो प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसकी प्रारंभ कब हुई थी? तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार, तो ये 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है राइट लाइवलीवुड अवार्ड, ये 1980 में शुरुआत हुआ था। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1951 में शुरुआत हुआ था। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। सामाजिक परिवर्तन व दलितों का उद्धार के लिए यह पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये परिवार नियोजन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है जे.डी. बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय संस्कृति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार, यह मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के लिए दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार ये दिया जाता है 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी। धर्म की उन्नति के लिए यह पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, ये पुरस्कार 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भावना पुरस्कार, यह 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए यह पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और कहाँ आरंभ की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? ये किया गया था नागौर में। कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, तो 2 अक्टूबर 1953 को इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। अगला प्रश्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण था? तो इसका कारण था शिक्षा। नेक्स्ट पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन था बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, इसका सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगला प्रश्न लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाले समिति का क्या नाम था? तो इसका नाम था सादिक अली समिति। क्या नाम था? सादिक अली समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की अनुशंसा की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 द्वारा क्या की गई? पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो ये भी की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है शांतिवन किसकी समाधि स्थल? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट है शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी की। अभय घाट है मोरारजी देसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसान घाट। किसान घाट देख लीजिए, किसान घाट है चौधरी चरण सिंह की। वीरभूमि है राजीव गांधी की। अब यहाँ पर है सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील है? बैकाल झील, जो रूस में स्थित है। दुनिया का सबसे गहरी झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। टीटीकाका झील जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न सबसे बड़ा लैगून झील। सबसे बड़ा लैगून झील लेगुआ डॉस
पैटोस ब्राजील में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना साल्टो एंजिल जो कैरोना नदी वेनेजुएला में क्या है स्थित है। सबसे बड़ा जलमंडल मध्य डेविस जलमंडल मध्य ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के बीच स्थित है। सबसे बड़ा गल्फ, सबसे बड़ा मैक्सिको का गल्फ है। कौन सा गल्फ है? मैक्सिको का गल्फ है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है एशिया। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है आपका सबसे ऊंचा पठार जो पामीर का पठार है, ये तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी तो माउंट कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आपका है सबसे विशाल ज्वालामुखी तो ये मोनोलोआ जो हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा बांध तो रोगिस्की उज्बेकिस्तान में जो बांध है। अगला है सबसे लंबा, यहाँ पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो वो देख लीजिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। सबसे लंबा रेल मार्ग ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे बड़ी रेल सुरंग तो ये सिकेन रेल सुरंग जापान में स्थित है। सबसे बड़ी सड़क तो सेंट गोलाथार्ड स्विट्जरलैंड में क्या है यह स्थित है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत में स्थित है। सबसे लंबा सड़क पुल ये ढोला सादिया पुल भूपेन हजारिका पुल के नाम से जो जाना जाता है। अगला है सबसे विशाल स्टेडियम तो युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। नेक्स्ट है आपका कि सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य तो ये महाराष्ट्र है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे बड़ा अजायब घर है आपका कलकत्ता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद बीजापुर। अगला प्रश्न सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है तो गोमतेश्वर कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो मासिनराम मेघालय में क्या है स्थित है। नेक्स्ट सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है तो हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में स्थित है। सबसे लंबी नहर है ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में क्या है स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई तो 1946 में हुई। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है तो इसे हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है ये क्या कहलाता है तो इसे चिप कहा जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है तो फॉर्ट्रेन है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है तो ये विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए क्या है उपयोगी है। अगला प्रश्न किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है तो ये कोबोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा है तो वो फॉर्ट्रेन है। नेक्स्ट आप देख लीजिए अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है तो कोबोल है। नेक्स्ट आपका आनंद मठ के लेखक कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है आपका भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है आपका बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है आपका भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या की गई? गठित की गई। अगला प्रश्न भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। अगला प्रश्न ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अभिनव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न सौर प्रणाली की खोज किसने की तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। अगला प्रश्न नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये दिखाई देता है 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को। अगला प्रश्न देख लीजिए एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है तो इसे अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। देख लीजिए एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसे उपसौर कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसे उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था।
अगला प्रश्न है आपका, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, फिर शनि है, उसके बाद आपका अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। इस तरह से आकार में घटते क्रम में है। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम कितना हो सकता है? जब वह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के पृथ्वी से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो ये सबसे पहले जो ऊपरी होता है वो सीमा, उसके बाद सियाल और सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था श्वेश ने। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वो निकेल है। क्या है? निकेल। सौरमंडल का क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला प्रश्न, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से क्या होती है? मापी जाती है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो ये 100 किलोमीटर मापी गई है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों में क्या होती है? मापी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस जब वृद्धि दर होगा 32 मीटर चलने के बाद कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे उच्चतम तापमान होता है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट, जिसका पुस्तक आप जानते होंगे इंडिका है। अगला प्रश्न आपका, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमेशा हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों के घेरी गई समाधियां या कब्र। अगला प्रश्न है आपका कि किस पुस्तक को 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये कौन सा पुस्तक है? ये पंचतंत्र है। कौन सा है? पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों के एवं धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज क्या कहा जाता है? कहा जाता है। स्वप्न वासना व दत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भास। कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये तर्कशास्त्र के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उस स्रोत का नाम बतलाया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो है मिलिंद पनो। निष्ठ आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो वह क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला प्रश्न है आपका, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो आर्कीमेडू से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मणी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वो चावल था। मानव जिस अनाज का सबसे पहले प्रयोग किया था वो कौन था? चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिलपस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात है? तो ये आर्कीमेडू है। आर्कीमेडू है। नेक्स्ट है आपका, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर क्या करते थे? उन्हें दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं और शैल चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो थी खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि थी? वो थी आपका खरोष्टी लिपि। अगला है, मालती माधव के लेखक कौन है थे? तो ये भभूति मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो वो था विशाखा दत्त। कौन था? विशाखा दत्त। अगला प्रश्न, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये चंदेल वंश थे। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये संगमरमर से बनाया था। किससे बनवाया था? संगमरमर से बनवाया था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मणी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो चावल था। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि इस एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो ये शैव धर्म के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को क्या किया जाता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव बर्मन ने क्या किया था? इसे बनवाया था।
और अगला प्रश्न, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आपको अगर हमारे यह मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।